नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान में अनुसूचियों का टॉपिक। तो साथियों, अनुसूचियों का टॉपिक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रत्येक जो सिलेबस होता है किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में, तो हर में इस टॉपिक को लगाया जाता है। और अभी राजस्थान में तो आगामी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। तो साथियों, यहाँ से आप अपने एक या दो क्वेश्चन निश्चित कर सकते हैं। इस क्लास को पूरी को ज्वाइन करना अंत तक, और नया विद्यार्थी जो भी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो साथियों, बात करते हैं आज के अपने टॉपिक के ऊपर कि अनुसूचियों का टॉपिक अपन आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। साथियों, बात करें हमारे संविधान की कि मूल संविधान की जब मैं बात करता हूं, और मूल संविधान की बात जब आती है तो आपको याद होगा कि 26 जनवरी और 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बन गया था। तो साथियों, उस समय क्या था कि भारतीय संविधान में जब देश का संविधान लागू हुआ उस समय कुल 8 अनुसूचियां थी भारतीय संविधान में। और वर्तमान की बात करें तो साथियों, कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो इसका मतलब 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं। एक एक अनुसूची से हर बार कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन पूछ लिया ही जाता है। तो आपको बिल्कुल इस टॉपिक से कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इस प्रकार से इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक या दो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहली अनुसूची अपन देखते हैं साथियों, प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची, इसमें क्या प्रावधान किया गया है? प्रथम अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है? पहली अनुसूची में राज्यों तथा राज्यों का क्षेत्र का विस्तार का वर्णन किया गया है। क्या है? राज्यों तथा संघ राज्यों के क्षेत्र का विस्तार व नाम। देखिए, पहली अनुसूची में क्या दे रखा है? राज्यों तथा संघ राज्यों के क्षेत्रों का विस्तार व नाम। मतलब भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्य कितने हैं? 28। वह 8 क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश अर्थात संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। इन सब का नाम, 28 राज्यों का नाम तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों का नाम कौन सी अनुसूची में दिया गया है? पहली अनुसूची में दिया गया है। और कौन से राज्य का कितना विस्तार है अर्थात भौगोलिक क्षेत्र कितना है, ये सब कहां पर अंकित किया गया है? पहली अनुसूची में। कौन से सभी 8 केंद्र शासित प्रदेशों का नाम कहां पर है? पहली अनुसूची में। उनका विस्तार कितना है, उनका क्षेत्रफल कितना है, वो सारा कहां पर जिक्र किया गया है? इसका उल्लेख प्रथम अनुसूची में किया गया है। साथियों, यहीं पर आपको इतनी बात आपने हर कहीं पढ़ा होगा, लेकिन अभी आपको मैं बता दूं कि जब जब कोई नया राज्य बनता है या नए राज्य का गठन होता है, नए राज्य का गठन होता है, और या किसी नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन होता है, या 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है, जब भी कुछ नया होता है, केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों के से नए गठन होते हैं, तो पहली अनुसूची में संशोधन किया जाता है। ये आपको याद रखना है। देखिए, 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य अलग बना। तेलंगाना राज्य अलग बना तो पहली अनुसूची में संशोधन किया गया, नाम लिखा गया तेलंगाना का। अब जैसे 2019 में जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त किया गया और वहां पर यूटी बना दिए गए, और कौन कौन सा? एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा कौन सा बनाया गया? लद्दाख। तो कौन सी अनुसूची में संशोधन किया गया? पहली अनुसूची में संशोधन किया गया। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब किसी नए राज्य का गठन होता है तो कौन सी अनुसूची में संशोधन किया जाता है? पहली अनुसूची में संशोधन किया जाता है। चौथी में भी किया जाता है, वो बात करेंगे जब चौथी पढ़ेंगे तब, लेकिन पहली अनुसूची में संशोधन किया जाता है। और इसमें है क्या? किसका प्रावधान? राज्यों तथा संघ राज्यों के क्षेत्र का विस्तार व नाम अर्थात भौगोलिक क्षेत्र का इसमें वर्णन किया गया है। तो ये तो कौन सी में दिया गया है? पहली अनुसूची में दिया गया है। अब बात करते हैं अपन दूसरी अनुसूची की, द्वितीय अनुसूची।
द्वितीय अनुसूची। बिल्कुल गहराई से, कितना भी गहराई से यहां से प्रश्न आ जाए, अब आपका प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। दूसरी अनुसूची में क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है कि विभिन्न जो पदाधिकारी हैं भारत सरकार के, इनके पदाधिकारी, विभिन्न पदाधिकारी, विभिन्न पदाधिकारियों का कार्यों का वेतन, क्या दे रखा है? वेतन का उल्लेख, कि किस पदाधिकारी को, किस मंत्री को कितना मिलेगा, प्रधानमंत्री को कितना मिलेगा, वेतन का उल्लेख कहां पर किया गया है? दूसरी अनुसूची में किया गया है। यहां पर मैं बता दूं, राष्ट्रपति व राज्यपाल, प्रत्येक जो पदाधिकारी हैं उनके लिए तो किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वेतन। और वेतन का प्रावधान कौन सी अनुसूची में दे रखा है? दूसरी अनुसूची में दे रखा है। राष्ट्रपति व राज्यपाल के वेतन का भी उल्लेख दूसरी अनुसूची में है, लेकिन इनके जो मिलता है मासिक, उसको वेतन ना कहकर और उनको नाम दिया गया है, वेतन का नाम क्या है? इनके परलब्धियां, परलब्धियां। इस राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्रति मंथ क्या मिलती है? परलब्धियां मिलती हैं, इमोल्यूमेंट्स। क्या मिलता है? इमोल्यूमेंट्स, वेतन शब्द का प्रयोग न करके राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? परलब्धियां शब्द का प्रयोग किया गया है। तो याद रखना, पहले में संघ राज्य क्षेत्र का नाम और दूसरे में क्या है? वेतन का प्रयोग किया गया है। अब साथियों देखिए, तीसरी तृतीय अनुसूची में क्या है? तृतीय अनुसूची, तीसरी अनुसूची में इसमें क्या दे रखा है? सीधा सा आपको बात करनी है कि इसकी शपथ का उल्लेख दिया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? शपथ का। पदाधिकारियों के, प्रधानमंत्री की शपथ है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की शपथ है, अन्य पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख इसमें किया गया है तृतीय अनुसूची में। लेकिन तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है। राष्ट्रपति का इसमें नहीं किया गया है तीसरी अनुसूची में। कहां पर किया गया है? आर्टिकल 60 में अलग से राष्ट्रपति पद की शपथ का उल्लेख किया गया है। दूसरा क्या है? उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसकी शपथ का उल्लेख भी अनुसूची 3 में नहीं किया गया। इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 69 में। 69 में किया गया उपराष्ट्रपति पद की शपथ का उल्लेख। एक है राज्यपाल, राज्यपाल की पद की शपथ का उल्लेख आर्टिकल 159 में किया गया है। किसमें किया गया है? 159 में। देखिए, विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख किसमें किया गया है? तीसरी अनुसूची में। देखिए, तीसरी अनुसूची कौन सी पढ़ रहे हैं? तीसरी। और शपथ में कितने शब्द हैं? 1 स 2 प और थ 3 शब्द है शपथ में। और शपथ कौन सी अनुसूची में दिया गया है? तीसरी में दिया गया है। लेकिन इन 3 का उल्लेख नहीं किया गया तीसरी में। राष्ट्रपति का अलग से अनुच्छेद 60 में किया गया है, उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 69 में किया गया है, राज्यपाल का उल्लेख अनुच्छेद 159 में किया गया है। तो इन 3 का अनुसूची 3 में नहीं किया गया है शपथ का उल्लेख। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की भी शपथ का उल्लेख नहीं, क्योंकि न तो लोकसभा अध्यक्ष की कोई शपथ होती है, न उपाध्यक्ष की होती है, न विधानसभा अध्यक्ष की होती है, न विधानसभा उपाध्यक्ष की। ये इनकी पद की शपथ संविधान में दे न रखी। ये सामान्य अपने संसद की सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता की ही शपथ लेते हैं, न कि इनकी अलग से कोई शपथ होती है। तो विभिन्न मंत्री, केंद्र के मंत्री हैं, राज्यों के मंत्री हैं, इन सबके शपथ का उल्लेख कौन सी अनुसूची में दिया गया है? तीसरी अनुसूची में। आपको याद रखना है, राष्ट्रपति की अलग से दे रखी 60 में अनुच्छेद में, यहाँ तीसरी में नहीं दिया गया है। उपराष्ट्रपति की तीसरी अनुसूची में नहीं है, अनुच्छेद 69 में दे रखा है। राज्यपाल का तीसरी अनुसूची में नहीं है, अनुच्छेद 159 में दे रखा है। तो ये याद रखना। लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष की शपथ का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। ये लोकसभा के अध्यक्ष,
संसद की अर्थात लोकसभा सदस्य की ही शपथ लेते हैं। तो ये तीसरी अनुसूची हो गई है हमारी। बात करते हैं साथियों चतुर्थ अनुसूची की। चतुर्थ अनुसूची, इसमें क्या है कि राज्यों का राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन मतलब क्या है इसका कि किस राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा में चुनकर जाएंगे, ये उल्लेख कहां पर मिलता है? चतुर्थ अनुसूची में मिलता है कि किस राज्य से, किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्य राज्यसभा में चुनकर जाएंगे, ऐसा उल्लेख हमें कहां पर मिलता है? चतुर्थ अनुसूची में। यानी ये चौथी अनुसूची बताती है प्रत्येक राज्य को कि यहां से आपको इतने सदस्य चुनकर जाएंगे। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं कि राजस्थान से राज्यसभा में 10 सदस्य चुनते हैं, 10 सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं। ऐसे ओडिशा से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 10 चुने जाते हैं। ओडिशा से भी कितने चुने जाते हैं? 10 चुने जाते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक राज्य से कितने राज्य, मतलब हर राज्य से कितने सदस्य चुने जाएंगे, ऐसा उल्लेख चतुर्थ अनुसूची में किया गया है। अब मैंने आपको पहली अनुसूची बताया, तब मैंने कहा था कि जब भी कोई नए राज्य का गठन होता है तो पहली अनुसूची में क्या किया जाता है? संशोधन। अब देख लो यदि कोई नए राज्य का गठन होगा तो उसकी राज्यसभा की सीट भी अलग से होंगी, तो चौथी अनुसूची में भी क्या किया जाता है? संशोधन किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, किसी नए राज्य का गठन होने पर पहली और चतुर्थ अनुसूची में संशोधन किया जाता है। ये बिल्कुल आपको क्लियर करके रखना है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अपन अनुसूचियां कितनी पढ़ चुके हैं? 4 अनुसूचियां अपन ने पढ़ ली हैं। साथियों देखिए पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची आप कमेंट भी किया करो, लाइक वाले बटन को भी दबा दिया करो। नया जो भी विद्यार्थी है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि इतना बढ़िया डीप मैटर आपको शायद ही मुझे लगता है कहीं मिलेगा पूरी डिटेल से। और यहाँ यदि ये क्लास आपने पूरी ज्वाइन कर ली है तो आपका यहाँ से इस टॉपिक से आने वाला क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता है। तो देखिए पांचवी अनुसूची में क्या है, भारत के जो अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन व व्यवस्था यानी कानून, यानी जो भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया है, उनके लिए विशेषकर प्रशासन की व्यवस्था की जाती है। तो ये कौन से उल्लेख किया गया, कौन सी अनुसूची में किया गया है? 200। इसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख कौन सी अनुसूची में मिलता है? 5वीं अनुसूची में। जैसे देखिए आपका जब अपन अनुच्छेद पढ़ेंगे तो उस टाइम पे अनुच्छेद 244 में भारत के ट्राइबल एरिया का वर्णन किया गया है। इसमें 244 के इनमें क्या किया गया है? ट्राइबल एरिया है, जो पिछड़े एरिया है, शेड्यूल्ड एरिया है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। तो ये 5वीं अनुसूची में मिलता है। तो याद रखना है SC ST जो एरिया है उनके लिए प्रशासन की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में, इसमें अनुसूची में की गई है? 5वीं अनुसूची में की गई है। साथ में देखिए दोस्तों 6ठी अनुसूची, यहां से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। 6ठी अनुसूची से 6वीं अनुसूची इसमें देखिए क्या है 6ठी अनुसूची में 4 राज्य हैं, उनके पिछड़े हुए क्षेत्रों के प्रशासन व कानून की व्यवस्था का उल्लेख कौन से इस अनुसूची में किया है? 6ठी में। 4 राज्य कौन से हैं? असम, मिजोरम,
मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रबंध अर्थात प्रशासन के लिए, यहाँ का प्रशासन के लिए विशेष प्रबंधन किया गया। असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा पूछ लिया जाता है। छठी अनुसूची में कौन से राज्य का उल्लेख नहीं है, कौन से राज्य का उल्लेख है। असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। कौन सी अनुसूची के तहत? छठी अनुसूची। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है साथियों कि इन 4 राज्यों के बारे में पूछ लिया जाता है। असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल है, कौन सा शामिल नहीं है? तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा गया है, तो इसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। तो जो भी अपने पहले के पेपर आए हैं उनमें देखा है कि कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसी तरीके से ये क्लासें स्टार्ट की गई हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को पूरा देखना। अब साथियों देखिए, आप बात करते हैं 7वीं अनुसूची की। 7वीं अनुसूची वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कैसे, पहली बात तो 7वीं अनुसूची को सूचियों की सूची कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूचियों की सूची कहा जाता है। अब आपको माइंड में आया होगा कैसे कहा जाता है। देखिए, एक तो अनुसूची है, ये खुद भी 7वीं अनुसूची है। सूचियों की सूची क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। कितनी सूचियों का? 3 सूचियां। इसमें 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। तो 3 सूचियां दिए रखे हैं इस 7वीं अनुसूची में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सूचियों की सूची भी कहा जाता है। साथ ही में शक्ति विभाजन की बात करें तो भी यहां पर आता है। संघीय व्यवस्था पर प्रभाव डालने वाली सूची भी कौन सी है? 7वीं। देखिए, जब मूल संविधान की बात करते हैं तो साथियों, मूल संविधान में संघ सूची में विषयों की संख्या थी, वो कितनी थी? 97 थी। राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी थी? 66 थी। और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी थी? 47 थी। वर्तमान की बात करें तो साथियों 97 है, उपभागों सहित मिलाकर इसमें कितनी हो गई है? 100 हो गई है। कितनी हो गई? 100। और इसमें कितनी हो गई? 5 कम कर दी गई, 61 है। और इसमें 5 बढ़ा दी गई है, तो कितनी है? 52। ये व्यवस्था आज वर्तमान में संघ सूची में मूल संविधान में 97 थी। देखिए, विषय तो वैसे भी आज ही 97 है, लेकिन उपभागों सहित कितने हो गए? 100 विषय हो गए इसमें। राज्य सूची में 66 और मूल संविधान में 66 थे, वर्तमान में कितने हैं? 61 हैं। और समवर्ती सूची में 47 थे, वर्तमान में कितने हो गए? 52 हो गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें घटाया गया, इसमें प्लस किया गया था। तो ये सब चीजें याद रखनी है। देखिए, 33 नंबर का जो विषय है इसका, वो निरस्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया संघ सूची का। फिर एक विषय जोड़ा गया 2 क नंबर का, एक जोड़ा गया 92 क, एक 92 ख और एक 92 ग। इस प्रकार से ये विषय जोड़े गए। इसमें तो है राज्यों के सशस्त्र संबंधित विषय है 2 क में। इसमें है जो वस्तुओं के पारेषण से संबंधित है। इसमें सेवा कर है, इसमें पारेषण कर के बारे में, कर के संबंधित है, ये टैक्स लगाने से संबंधित है। जैसे 92 ग में सेवा कर दे रखा है। तो इस प्रकार से देखिए, उप विषय जोड़े गए 92 क, 91 क, 92 ख, ये भी 92 क ही है, 92 क, ख, ग और 2 क, ये 4 जोड़े गए। इसका मतलब 101 हो जाती है। लेकिन 33 नंबर का विषय क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। और इस प्रकार से यहां से 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, 1976 के तहत इसमें से 5 विषय शामिल करके इसमें शामिल कर दिया।
शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा किस विषय का? शिक्षा है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और शिक्षा को 25 नंबर के क्रमांक पर अंकित किया गया है। समवर्ती सूची है, उसमें जो 25 नंबर का क्रमांक है वहां पर क्या लिखा हुआ है? शिक्षा लिखा हुआ है। और 21 सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय। अब साथियों देखिए, शक्ति विभाजन अर्थात संघीय व्यवस्था का जो प्रारूप हमें मिलता है वो 7वें अनुसूची में मिलता है। शक्ति विभाजन कैसे? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए शक्ति विभाजन कैसे होता है कि भारत में एक जगह ही सारी शक्ति निहित नहीं है, अलग अलग हैं। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ की सरकार को है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों की सरकार को दिया गया है। और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून संघ की सरकार भी बना सकती है और राज्यों की सरकार भी बना सकती है। अर्थात इसमें तो कौन बनाएगा कानून? केंद्र की सरकार कानून बनाती है, ठीक है। इसमें राज्यों की सरकार कानून का निर्माण कर सकती है इन विषयों पर, और इसमें केंद्र प्लस राज्य दोनों सरकारें। अब साथ ही में दोस्तों देखिए, यदि कोई एक विषय पर केंद्र ने भी कानून बनाया है और राज्य ने भी, और दोनों के बीच में गतिरोध है, मतभेद है, विरोध है, तो ऐसे में केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून लागू होता है। और इन अनुसूचियों की बात करें तो अनुच्छेद 246 में भी इनका जिक्र किया गया है। तो 7वीं अनुसूची है वो वेरी इंपॉर्टेंट अनुसूची है। तो 7वीं अनुसूची से बहुत बार प्रश्न पूछे गए, विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं आपके। ये कौन कौन से विषय हैं, सूचियों की सूची क्यों कहा जाता है, ये सब विषय यहाँ से आते हैं। संघीय व्यवस्था पर प्रभाव डालने वाली अनुसूची कौन सी है? तो आपकी 7वीं अनुसूची। अब बात करते हैं अपन 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, इस अनुसूची का व्याख्या करेंगे हम अगली क्लास में, क्योंकि आप 7 अनुसूचियां हैं वो एक बार बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और इन 7 अनुसूचियों में एक शॉर्ट में मैं बता देता हूं कि किस प्रकार से याद करना चाहिए। पहले में है संघ राज्य क्षेत्रों का नाम व उनका विस्तार, दूसरे में है वेतन, तीसरे में है शपथ, चौथे में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 5वें में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, और 6ठे में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। 7वें में है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। एक एक शॉर्ट में, बिल्कुल एकदम शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं। तो साथियों अगली क्लास में मिलते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखना, पूरा देखने से इतना फायदा होगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं शेष इसी अनुसूचियों के पार्ट अगले भाग में। तब तक जय हिंद, जय भारत।